Welcome students to the final class of pronoun under the aegis of ओम गुरुकुल एकेडमी। आज हम प्रोनाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उनको आप देखेंगे कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं और शायद कुछ और भी कंसेप्ट हम इसमें सीखेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अच्छे से समझिएगा इनको। पहला देखिए, द मैन हु दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन इज अ रोग। ये मीनिंग देख लीजिए, कई बार ये वर्ड लोगों को नहीं पता होता। रोग इज नॉट ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट पर्सन। रोग जो होता है वो डिसऑनेस्ट पर्सन को करते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिए। द वर्ड इज कॉल्ड रोग। आई हैव हर्ड स्टूडेंट समटाइम्स से रोगू और समथिंग लाइक दैट। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन रोग है और इसका बेसिक मतलब है डिसऑनेस्ट, स्काउंड्रल। चलिए अब बात करते हैं प्रोनाउन पे। द मैन हु दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन इज अ रोग। क्वेश्चन क्या है कि ये हु सही है या गलत है। तो अपने को क्या देखना है, अपने को यही देखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है वो ही शी दे को हटा के आया है या हिम हर देम को हटा के आया है। अगर ही शी दे को हटा के आया है तो हु लगना सही होगा। अगर हिम हर देम को हटा के आया है तो हुम लगना सही होगा। तो देखिए, एक तो ये क्लॉज ये बन गई, द मैन इज ए रोग। एक सेंटेंस क्या बन गया, द मैन इज अ रोग। ठीक, अब इस क्लॉज पे आइए, दे थॉट टू बी ए जेंटलमैन। इसको अगर हम प्रॉपर लिखें तो दे थॉट हिम टू बी अ जेंटलमैन। बात समझ में आई। अब देखिए, यहाँ से हिम को आपने इलोप किया है, हिम को हटाया है, तो हिम हर या देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हटेगा तो हुम आएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा जो बेसिक मेथड है, आप दोनों क्लॉज लिखी तो आपने देखा द मैन सब्जेक्ट है और उसके लिए वर्ब इज है। दूसरे में दे सब्जेक्ट है और वर्ब थॉट दे रखी है। तो सभी सब्जेक्ट के पास अगर वर्ब है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन हुम का यूज़ करते हैं। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे, समझ में आए, उससे आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगला आइए, शंकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज के अंदर आई हुई वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती, ठीक पहले आए नाउन या प्रोनाउन पर डिपेंड करती है। बात को एक बार स्टेटमेंट को फिर भी समझिए। किसी रिलेटिव क्लॉज के अंदर आई हुई वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आए नाउन या प्रोनाउन यानी रिलेटिव क्लॉज के एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करती है। तो ये वर्ड फिलोसफर्स कैसा है, ये वर्ड प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी और यहाँ पर ये करेक्शन दिया है दैट हैव एवर लिव्ड। अगली बात देखिए, द प्राइज वॉज गिवन टू द गर्ल whom they said stood first। देखिए, एक तो आप ये याद रखिए कि ये जो होते हैं ये जो हैं दीज आर कॉल्ड डैंजलिंग या फेक फ्रेज। ऐसे को हम क्या कहते हैं, फेक फ्रेज। इनका कोई रियल मीनिंग नहीं होता। आई सेड, यू थिंक, ये सिर्फ आपको एक डिसीव करने के लिए होते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मली ये दिमाग में आता है कि हु के बाद वर्ब आएगी और हुम के बाद सब्जेक्ट आएगा। तो एक्चुअली ये वर्ब जो है वो ये है। अगर आप इसको देखें, द प्राइज वॉज गिवन टू द गर्ल, ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है। दे सेड अपने आप में एक क्लॉज पूरी हो गई, सब्जेक्ट और वर्ब है। ये हिस्सा स्टूड फर्स्ट, तो एक एक्स्ट्रा वर्ब जो है वो सेंटेंस में है विदाउट सब्जेक्ट। और जब भी एक्स्ट्रा वर्ब है विदाउट सब्जेक्ट तो उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु लगेगा। आप पिछले नियम से भी समझें तो अगर मैं देखूँ ये 3 सेंटेंस पार्ट हो जाएंगे। द प्राइज वॉज गिवन टू द गर्ल, एक सेंटेंस हो गया, आराम समझिए। द प्राइज वॉज गिवन टू द गर्ल,
एक ये आपकी फेक फ्रेज है जिसको कहते हैं दे सेड, लेकिन ये अपने आप में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दे रखा है, तो ये भी एक पार्ट हो गया। लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या होगा, शी स्टूड फर्स्ट। अब इस शी को हटाया गया है, तो वही मैं बात आपको समझा रहा था कि अगर कोई वर्ब और ऑब्जेक्ट है और उसका सब्जेक्ट इलोप हुआ है, सब्जेक्ट हटा है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु आएगा। अगर कोई सेंटेंस है उससे ऑब्जेक्ट हिम हर या देम हटा है तो रिलेटिव प्रोनाउन हुम आएगा। तो यहाँ से शी हटा हुआ है और इसलिए ये हु जो है वो करेक्ट हुआ। अगली बात देखिए, माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू मूवीज एवरी डे। देखिए यही लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था कि एक ये लाइक क्या है, ये आपकी वर्ब आ गई, और ये क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। तो जब वर्ब कहती है कि मुझे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन चाहिए और वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहती है कि मुझे पहले पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, तो आप मीनिंग पे जाइए। मेरे पिता को पसंद नहीं है मैं मूवी जाना रोज, कोई मीनिंग नहीं निकला। मेरे पिता को पसंद नहीं है मेरा रोज मूवी जाना, तो ये बात आपकी क्लियर हुई। मेरे पिता को पसंद नहीं है मेरा मूवी जाना, मेरा मूवी जाना दैट इज़ माई गोइंग। और ये मैंने आपको बताया भी है कि ऐसे केस में अधिकतर जो है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले पजेसिव एडजेक्टिव को वरीयता मिलती है। ये वरीयता खाली तभी नहीं मिलती है, जैसा पहले बताया था कि अगर आप फाउंड जैसी या नोटिस जैसी कोई वर्ब हो तो फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आने की संभावना होगी। लेकिन यहाँ पर ये केस बिल्कुल क्लियर है कि मेरे पिता को पसंद नहीं है मैं नहीं, मेरे पिता को पसंद नहीं है मेरा जाना पिक्चर। ठीक, ओके। अगला देखिए, शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। देखिए ये जो आइदर ऑफ है या यहाँ पे आप देखिए एनी ऑफ, एनी वन ऑफ है, ये प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। अब थ्री के लिए, टू के लिए आइदर, अगर यहाँ पर सेंटेंस होता है शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ हर टू सिस्टर्स, ठीक है, और शी इज मोर ब्यूटी अगर तीन है तो एनी वन ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। तो अगर दो की गिनती है तो आइदर ऑफ या आइदर ऑफ का यूज़ होगा, अगर दो से ज़्यादा है तो एनी ऑफ या नन ऑफ का यूज़ होगा। तो मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ और थ्री सिस्टर्स है। अब इसमें संख्या नहीं बदलेंगे क्योंकि मीनिंग डिजॉल्व हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि थ्री सिस्टर्स को टू सिस्टर्स करते हैं। सिस्टर्स तो क्लियर है, तीन है, तो तीनों में से किसी कोई भी बहन हो तो दैट इज़ एनी वन ऑफ और थ्री सिस्टर्स। अगला देखिए, द मोर यू रीड द मोर यू विल लाइक दिस बुक। ये उस समय का प्रोनाउन है जब बहुत पहले पीओ में रिटर्न में भी आपको करना पड़ता था, तो ये पहले एडजस्टमेंट की प्रोनाउन है। द मोर यू विल रीड, यहाँ पे इनकम्प्लीट है व्हाट, तो ये बुक आया। द मोर यू विल रीड दिस बुक और द मोर यू विल लाइक, और इसके लिए प्रोनाउन आया इट। अगर आज के समय में ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, बल्कि आएगा द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक दिस बुक। तो आपको है कि दिस बुक दो बार नहीं लिखना है, इट लिखना है, या ये फिर ये सेंटेंस जो है वो इम्प्रूवमेंट में आ सकता है। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो इम्प्रूवमेंट में आएगा। यहाँ नीचे चार ऑप्शन होंगे तो उसमें से ये ऑप्शन आपको सही क्लिक करना पड़ेगा। देखिए अगला सवाल, बिटवीन यू एंड मी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा ग्रामर का है। देखिए जो बेसिक रूल है कि जो प्रोनाउन वर्ब या प्रपोजिशन को फॉलो करता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पे बिटवीन क्या है, प्रपोजिशन ही तो है, तो यू का ऑब्जेक्टिव तो यू है, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव क्या है, मी है। तो बिटवीन यू एंड मी शी इज अ, ही इज अ रोग। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर इसको मैं ऐसे भी लिखता
कि ही इज़ ए रोक बिटवीन यू एंड मी, दैट आल्सो करेक्ट। लेकिन ये इसी तरह से लिखा जाता है बिटवीन यू एंड ही, तो बिटवीन यू एंड ही नहीं होगा, बिटवीन यू एंड हिम हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि अधिकतर हमको लगता है कि हम यहाँ से सेंटेंस पढ़ रहे हैं, शुरुआत में सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा है, सही है, लेकिन नहीं, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन को फॉलो कर रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यू का चूंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही यू रहता है, तो यू के साथ ही आपको ये एरर अधिकतर देते हैं, क्योंकि रनिंग में पढ़ते समय ये आपको ख़राब नहीं लगता, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखिए, जिया कैन सिंग बेटर देन मी या जिया कैन सिंग बेटर देन आई। इसमें जो मेरा अपना राय है कि बोथ आर करेक्ट एंड बोथ हैव देयर ओन वर्च्यूज़ और फीलिंग्स। हर वाक्य सही है, क्योंकि ये सेंटेंस पहले तो टेक्निकली ये कहा जाता था कि आप देन को यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है। देखिए, देन को यहाँ पर डुअल रोल है। ग्रामर में ये क्लियर नहीं है यहाँ पे कि देन इस सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है। तो जो ग्रामर की बुक्स देन को प्रेपोजिशन के रूप में ट्रीट करती हैं वो मी मानती हैं, और जो ग्राम को कंजंक्शन के रूप में ट्रीट करती हैं वो आई मानती हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट से अगर आप देखें तो पहले जो पेपर हुए थे ये क्वेश्चन आया है, और जो एग्जामिनेशन शीट्स हैं उनमें दैन मी को भी जब आया तो करेक्ट माना गया, और जब दोबारा तिबारा कभी दैन आई आया तो उसका भी आंसर शीट जो आई उसको भी आई को भी करेक्ट माना गया। तो आप इसमें उलझे नहीं, दैन मी है या दैन आई है, वो दोनों ही अपनी जगह पर करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं इन नहीं हटा रहा हूँ, वो सेंटेंस है करेक्ट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ओपिनियन ऑफ ग्रामेटिशियंस। ठीक है, यहाँ पर ये है कि जब पॉजिटिव डिग्री लगते हैं, जैसे मैंने ये लिखा कि जिया, ये समझ लीजिए जिया कैन सिंग, मान लीजिए एज वेल एज, यहाँ पर आई होगा। यहाँ पे तो डाउट होता है, मतलब एक डिस्प्यूट है, डाउट तो नहीं कहेंगे, डिस्प्यूट है कि देन को एज अ प्रेपोजिशन यूज़ किया गया या एज ए कंजंक्शन यूज़ किया है। लेकिन इसी के जो ये पैरेलल सेंटेंस बनता है यहाँ पर 100% क्लियर है कि एज कनेक्टर है, और कनेक्टर के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये इस फॉर्मेट में ध्यान रखिएगा कि अगर एज के बीच में कुछ एडजेक्टिव है या एडवर्ब है और आगे आपको प्रोनाउन लगाना है तो 100% श्योर है कि वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। यहां पर ये दोनों केस अपनी अपनी जगह पर करेक्ट हैं। देखिए, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज कॉमेंट्स दैट डिजर्व आवर अटेंशन। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक तो ये रूल अभी आपने पढ़ा है कि प्रिंसिपल क्लॉज में रिलेटिव क्लॉज की वर्ब अपने एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन से एग्री करती है। तो अगर इसको देखें तो कमेंट्स प्लूरल नाउन है और वर्ब विदाउट एस यानी वर्ब प्लूरल है। लेकिन इसके साथ आप एक रूल ये भी याद रखिए कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में ओनली वन ऑफ लिखा है, क्या लिखा है? ओनली वन ऑफ लिखा है। तो ओनली वन ऑफ के केस में ये जो प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन जो यहाँ आएगा वो तो प्लूरल रहेगा, वो तो प्लूरल रहेगा, लेकिन ये वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगी। जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाएगी। इसको मैं एक और एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा, दिस इज वन ऑफ his books that, या which कुछ भी आ सकता है, were published in 2020। इस सेंटेंस को देखिए। देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो रिलेटिव क्लॉज चालू हुई है उसमें जो रूल लगा कि रिलेटिव क्लॉज के अंदर की वर्ब अपने एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन पे डिपेंड करती है। तो बुक्स की वजह से ये वर्ब सही है। ठीक, अब दूसरा रूल इसी में, अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं कि दिस इज ओनली वन ऑफ हिज बुक्स
अब एक तो ये याद रखिएगा, जब ये ओनली आ जाता है तो विच नहीं सिर्फ दैट लगेगा। ये पहली बात आपको याद रखनी है कि अगर ओनली लग गया, ओनली नहीं लगा है तो नॉन लिविंग के लिए आप दैट भी लगा सकते हैं और विच भी लगा सकते हैं, लेकिन जब ओनली लगा तो सिर्फ दैट लगेगा। ये पहली बात है। दूसरा जो यहाँ पर रूल काम करता है वो करता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में ओनली वन का यूज़ किया गया है तो जो रिलेटिव क्लॉज की वर्ब होती है वो ओनली वन यानी सिंगुलर को सपोर्ट करेगी। दैट वाज पब्लिश्ड इन 2020। दोनों सेंटेंसेस के अंदर मीनिंग में भी बहुत क्लियर डिफरेंस है, आप इसको समझिए। ये उनकी उन किताबों में से एक है जो 2020 में छपी थी। वे किताबें जो 2020 में उसकी छपी थी, ये किताब उनमें से एक है। तो हिज बुक्स दैट या विच वर पब्लिश्ड इन 2020, दिस इज वन। और यहाँ आप कह रहे हैं ये उसकी किताबों में से एकमात्र किताब है जो 2020 में छपी थी। एकमात्र किताब जो 2020 में छपी थी। तो अगर आपको ये मीनिंग से बात क्लियर आती है तो बहुत अच्छा है। अगर मीनिंग से नहीं क्लियर आता ये बात तो आप इसको सीधे याद रखिएगा कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में वन ऑफ है तो ये नाउन प्लूरल होता है, रिलेटिव क्लॉज के अंदर की वर्ब प्लूरल हो जाएगी। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज में ओनली वन ऑफ है तो जो पहला नाउन है ये तो प्लूरल रहता है, लेकिन रिलेटिव क्लॉज की वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ये बात आप डायरेक्ट अपने दिमाग को एज अ रूल याद कर सकते हैं, लेकिन आप इसके मीनिंग को भी आप मनन करें दोबारा तो आपको वो मीनिंग भी समझ में आएगा। तो ये बात यहाँ पे आई, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज कमेंट्स। तो यहाँ पर हमने जो गौर किया वो गौर किया कि ओनली वन ऑफ आया, तो हमें पता है कि जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो याद रखें कि वर्ब अपनी नेचुरल फॉर्म में प्लूरल होती है। वर्ब में एस या ई एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। कई बार स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर होता है। देखिए, नाउन और वर्ब का उल्टा चलता है। नाउन अपनी नेचुरल फॉर्म में सिंगुलर होता है और नाउन में एस जुड़ता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है। जैसे मैंगो, तो मैंगो कैसा वर्ड है? सिंगुलर वर्ड है। मैंगोज प्लूरल वर्ड है। बॉय कैट कैसा वर्ड है? सिंगुलर वर्ड है। लेकिन बॉयज या कैट्स कैसा वर्ड हो गया? प्लूरल वर्ड हो गया। अब वर्ब को आप गौर करिए, गो कैसी वर्ब है? जी हाँ, गो प्लूरल है। और गोस कैसी वर्ब है? सिंगुलर है। ये बात ध्यान रखिएगा कि वर्ब में एस जुड़ता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है, नाउन में एस जुड़ता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है। तो रूल कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में ओनली वन ऑफ हो तो रिलेटिव क्लॉज की वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये सिंगुलर बनाने के लिए डिजर्व में मैंने एस जोड़ दिया। आई होप कि आपको ये बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बात अभी हमने आपको बताई थी कि नाइदर ये एडजेक्टिव की तरह से, सॉरी, नाइदर जो है वो प्रोनाउन की तरह से, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में नाइदर, नन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी। अगर आप इनको लिस्ट में देखें तो ये प्रोनाउन की लिस्ट में होते हैं। ये पूरा ग्रुप एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो कई बार ये क्वेश्चन हम लोग एडजेक्टिव में भी करा देते हैं और कई बार इसको आप प्रोनाउन में भी समझ सकते हैं। बेसिक बात ये समझनी है कि नाइदर ऑफ है तो वो दो को सपोर्ट करेगा। अगर दो से ज़्यादा है, 3 हैं, 4 हैं, तो आपका यूज़ नन ऑफ का यूज़ होगा। ठीक है, देखिए, बोथ डिड नॉट गो, ये भी बात हम लोगों ने आपको पहले भी ये एडजेक्टिव में आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, रूल वही है कि बोथ हैज़ ए पॉजिटिव मीनिंग। बोथ क्या है? बोथ हैज़ ए पॉजिटिव मीनिंग। एंड किसी भी सेंटेंस के अंदर बोथ और नॉट का एक साथ प्रयोग मना होता है। अगर कभी भी आपको किसी सेंटेंस में बोथ और नॉट एक साथ मिले और आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन उसका क्या बनता है कि बोथ और नॉट दोनों को हटा के आप नाइदर को यूज़ करें। तो बोथ डिड नॉट गो, तो बोथ और नॉट को हटा के क्या आया? नाइदर आया।
पास्ट टेंस था, पास्ट टेंस से जब आपने नॉट को हटाया तो जाहिर सी बात है डिड अपने आप चला जाएगा, और जब डिड नहीं होगा तो वर्ब जो पास्ट टेंस में आप डील कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो नाइदर वेंट जो है वो इसका करेक्ट, दोनों नहीं गए कि अंग्रेजी, बोथ डिड नॉट नो गो नहीं होगी, दोनों नहीं गए कि अंग्रेजी नाइदर वेंट होगी। ये बहुत अच्छा सवाल है। यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम हिज मनी। देखिए ये आप यहाँ पे देखिए, ये जो है प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्ट में जो प्रोनाउन आता है वो आता तो सब्जेक्ट की वजह से है। अब आप देखिए यू एंड ही मिल करके भी यू बना, या आप बहुत बोले तो यू बोथ आप लिखें। भाई तुम और वो का मतलब तुम दोनों, तो वर्ड तो तुम ही रहा ना। अगर ये यू आर आई होता अच्छे से आई, या नाम यहाँ पर अब्दुल होता है, कोई भी नाम होता, यू एंड आई या यू एंड अब्दुल, अब्दुल अपने के लिए आ रहा है, तो तुम और मैं मिल करके ये वी बनता। बात अच्छी समझ में आई। यू के साथ ही शी जोड़ोगे तो वो ले दे करके यू ही बना रहेगा। तो यू एंड ही शुड नॉट वेस्ट योर मनी, नॉट हिज मनी। जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो आते हैं वो सब्जेक्ट को देख के आते हैं, यहाँ कंपाउंड सब्जेक्ट है, लेकिन अगर यहीं पर यू एंड आई हो जाता तो यू एंड आई शुड नॉट वेस्ट आवर मनी होता। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, आगे भी आएंगे फिर देखिएगा। यू एंड आई शुड नॉट वेस्ट आवर मनी। अगला देखिए, माई वॉच इज बेटर देन दैट ऑफ योर्स। देखिए माई वॉच मेरी घड़ी तुम्हारी घड़ी से अच्छी है, तो तुम्हारी घड़ी के लिए पहली इंग्लिश क्या हमारे दिमाग में आएगी? योर वॉच। दैट ऑफ का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, योर वॉच। और ये मैंने आपको बेसिक बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन हो, और वो नाउन अगर सेंटेंस में पहले आ चुका है तो इन दोनों वर्ड्स को हटा करके आपको पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो माई वॉच इज़ बेटर देन योर्स। दैट ऑफ का कोई बात नहीं, दैट ऑफ आएगा जब यहाँ पे सब्जेक्ट में कंपाउंडिंग हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता द क्वालिटी ऑफ माई वॉच, तब ये ऑब्जेक्ट में आता। द क्वालिटी के लिए दैट होता, ऑफ की जगह ऑफ आता, और माई वॉच की जगह योर्स आ जाता। ये ध्यान रखिएगा, इसमें धोखा मत खाइएगा। ये फिर वही रूल है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। आई हु इज़ रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आई हुई जो वर्ब है वो अपने एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती ठीक पहले आए नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करती है या उसको एग्री करती है। तो हु के बाद जो वर्ब है वो हु के पहले आए नाउन या प्रोनाउन को एग्री करेगी, तो आई की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी जगह एम हो जाएगा। आई हु एम एट योर फादर, एम योर फादर। अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर इज ए फ्रेंड ऑफ मी। ये मैंने आपको बहुत बताया था। ए फ्रेंड ऑफ मी ये मीनिंगलेस एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखता हूं ए फ्रेंड ऑफ माइन, तो इसका ही मतलब हो जाता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ए फ्रेंड ऑफ मी जो है वो कोई मतलब नहीं है। जैसे ए फ्रेंड ऑफ यू ये मीनिंगलेस है। ए फ्रेंड ऑफ योर्स का मतलब वन ऑफ योर फ्रेंड हो जाएगा, वन ऑफ योर फ्रेंड्स। बात समझे? तो ए फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब मेरे मित्रों में से एक। तो द मैन स्टैंडिंग बिसाइड द मिनिस्टर इज़ ए फ्रेंड ऑफ मी नहीं, इज़ ए फ्रेंड ऑफ माइन है। ये बात आपको मैं अच्छे तरह से मैंने समझाई, आप पीछे जाकर के लेक्चर में भी समझें। और यहाँ पर ये बात ज़रूर याद रखिए, कुछ बातें सीधे याद रखिए कि ये याद रखिए फ्रेंड ऑफ मी नहीं होता। जैसे ये सेंटेंस आ जाए, ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी आ सकता है। ए फ्रेंड ऑफ मी इज अ डॉक्टर, तो तुरंत सही करिए। ए फ्रेंड ऑफ
माइन इज अ डॉक्टर। ठीक, समझ गए। अब अगली बात देखिए, टू मच ऑफ लव इज वन ऑफ दोज थिंग्स विच स्पॉयल्स द चाइल्ड। तो यहाँ पर देखिएगा विच स्पॉयल्स, वर्ब में एस लगा हुआ है, वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर वर्ब के लिए या तो यहाँ वन ऑफ होता, तो वन ऑफ तो है नहीं, तो ये प्लूरल नाउन पे होगी, तो विच की जगह दैट किया गया, दोज थिंग्स दैट स्पॉयल ए चाइल्ड। तो नाउन में एस लगा तो नाउन प्लूरल हो गया, वर्ब विदाउट एस के प्लूरल हुई। ठीक है जी। इस पर हम लोग एक सेपरेट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे कि कब इस विच की जगह दैट को हटाया जा सकता है और कब नहीं हटाया जा सकता है, कब हु की जगह दैट लगाते हैं, कब हु की जगह दैट नहीं लगाते हैं। आप परेशान मत हो, ये बात मेरे दिमाग में है, मैं इसको आगे आपको एक बार बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। आगे देखिए, दे इन्वाइटेड माई फ्रेंड एंड आई टू टी। एक तो ये वर्ब के लिए क्वेश्चन याद रखिएगा, इनवाइट समबडी टू टी, ये सही है, ओवर टी ऐसा कुछ लिखा होता है तो वो गलत होता है। और जो दूसरा मैंने आपको बात बार बार बताई थी कि कोई प्रेपोजिशन हो या कोई वर्ब हो तो उसको जो फॉलो करते हुए प्रोनाउन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे। तो दे इनवाइटेड माई फ्रेंड तो चलो कोई बात नहीं, आई का जरूर ऑब्जेक्टिव के साथ मी लगाइएगा। टू टी है, ये याद रखिएगा, कभी कभी ये यहाँ से नहीं होगा, दे इनवाइटेड माई फ्रेंड एंड मी ओवर टी या ऑन टी, तो ये इनकरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ये प्रेपोजिशन के लिए इनवाइट समबडी टू टी होगा, ये याद रखिएगा। ये एक आपको पीटीआर टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। एक आध और सवाल ऐसे आएंगे, आगे आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा कि मोहन मेड योर मेंशन, कहना क्या चाहते हैं, मोहन ने आपका जिक्र किया। तो मोहन ने आपका जिक्र किया, इसकी इंग्लिश ये नहीं बनती कि मोहन मेड योर मेंशन, मोहन मेड अ मेंशन ऑफ यू। ठीक है, मोहन मेड योर मेंशन, ये डायरेक्ट याद रखिएगा, मेक योर में मेक मेंशन नहीं होता, मेक अ मेंशन ऑफ समबडी होता है, किसी इंसान का जिक्र करना। अगला देखिए, इट वॉज बीइंग ए क्लाउड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको रखिए, आने वाला है, आता ही रहता है। देखिए जो इसके सीधे याद रखिए कि जो वेदर के सेंटेंस होते हैं ये कई बार ऐसे होता है जैसे बीइंग अ क्लाउडी डे, या इस तरह से बीइंग संडे, बीइंग ए हॉट डे, ठीक है, बीइंग ए रेनी डे, ये डायरेक्ट याद रखिएगा। ये वेदर या जो डेज वाले सेंटेंस होते हैं दे नेवर स्टार्ट बीइंग, इसके लिए जो करेक्ट इंग्लिश होती है या तो आप इट बीइंग कर दीजिए या इट वॉज कर दीजिए। अब यहाँ पर जो एरर दी है वॉज बीइंग दोनों को नहीं यूज़ करेंगे, या तो आप लिखिए जो लिखा हुआ है इट बीइंग ए क्लाउडी डे वी स्टेड इंडोर्स, या इसके लिए ऑप्शन में आपको जो दूसरा होगा करेक्ट वो है इट वॉज अ क्लाउडी डे वी स्टेड इंडोर्स, ध्यान रखेंगे। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, घर पे रुके रहे, स्टेड इंडोर्स, कई इसमें एरर हो जाती है, स्टेड इंडोर, तो ये नहीं करिएगा, घर में रुके रहे, स्टेड इंडोर्स, ये याद रखिएगा। वी वेंट टू बतकल लेक एंड एंजॉयड माई सेल्फ। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया तो किसके लिए आया, वी के लिए आया, तो वी के लिए आई होता, आई वेंट टू बतकल लेक एंड एंजॉयड माई सेल्फ होता। अब मैं सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकता, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से रिफ्लेक्सिव लगाइए, वी वेंट टू बतकल लेक एंड एंजॉयड आवर सेल्व्स। देखिए दोज दैट, देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप ये डायरेक्ट याद रखिएगा, दोज दैट ये गलत है, एक ये भी है दे हु,
ये पर्टिकुलरली तब आप गलत मानते हैं जब आप ऐसे लोगों को रिफ़र कर रहे हैं जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनको आप पर्सनली नहीं भी जानते हैं। जैसे कहना क्या कहते हैं, वे लोग जो काम करने के पहले, लुक बिफोर द लीव का मतलब होता है कि कुछ करने के पहले उसके प्रॉस एंड कॉन्स को विचार कर लेना चाहिए, उसका किसी भी काम का आगा पीछा समझ लेना चाहिए, तो वो हो गया रिपेंट। तो वे जो इसमें जो आपने कहा कि वे लोग जो किसी काम का आगा पीछा समझे बगैर किसी काम को करते हैं वो पछताते हैं, तो इसमें वे लोग में ऐसा नहीं है कि वे लोग वही हैं जिनको आप जानते हैं। इसमें ऐसे लाखों लाखों से लोग भी शामिल हैं जिनसे ना आप कभी मिले और ना ही कभी आप मिलेंगे। तो जब ऐसी इंग्लिशों की वे जो जिसमें कि वे का रेफरेंस उन लोगों में भी जाए जो कि जिनको आप नहीं भी जानते हैं, तो इंग्लिश इसकी जो बनती है वो दोज हु होती है। ये PTR में डालिएगा, पॉइंट टू रिमेंबर में है कि वे जो कि अंग्रेजी दोज हु होती है। कभी कभी इसको दे हु से इनकरेक्ट करके दे देते हैं, कभी यहाँ पे जैसे दोज दैट दे रखा है ये भी इनकरेक्शन देते हैं। तो दोनों को आप याद रखिएगा कि वे जो में ख़ास तौर पे वे व्यक्ति वे लोग हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, तो वे की अंग्रेजी दे हु बनेगी, वे लोग बनेगी, ना कि दे दैट बनेगी। नन ऑफ, देखिए प्रीपोजिशन लगी हुई है, ऑफ रूल अभी हमने लिखाया था, तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए, तो नन ऑफ वी नहीं होगा, नन ऑफ अस होगा। आपको क्या लगता है ये पूरा सब्जेक्ट है? पूरा सब्जेक्ट नहीं है। नन ऑफ जो है वो अपने आप में पूरा एक ऑफ प्रीपोजिशन हो गई, नन प्रोनाउन हो गया, और प्रीपोजिशन के बाद आपने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दिया, तो नन ऑफ अस होगा, नन ऑफ वी नहीं होगा। He bought a beautiful pen and gave the pen to his sister. Now why we use word the pen again? द पेन इस वर्ड को दोबारा यूज करने का क्या यूज है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अगर आप वही नाउन बार बार लिख रहे हैं, जैसे देयर वॉज अ किंग, ही हैड 3 daughters, दोबारा लिखने की क्या जरूरत है द किंग? तो प्रोनाउन का यूज ही इसलिए किया जाता है ताकि नाउन आपको बार बार ना लिखना पड़े, तो वो नाउन हटाएगा। एंड गेव इट टू हिज सिस्टर। That is the first time that I have seen you. That is the, ये पहली बार है, वो पहली बार नहीं है। या तो बोले that was the first time, और फिर वहाँ पर भी I saw you होना चाहिए, तो 2 जगह तो आप करेक्ट नहीं है। तो यहाँ कहना क्या चाहते हैं, एक जगह से मिनिमम प्लेसेस पे करेक्शन। ये पहली बार है जब मेरी आपसे मुलाकात हुई है, तो ये पहली बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन यू। आई, हिम एंड यू। देखिए पहले तो जब सब्जेक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा हों, तो जो आपको याद रखना होता है वो 231, 231, यानी यू, ही, आई, ये याद रखना होता है। ये ऑर्डर होता है। और एक बेसिक भी एक बहुत अच्छा है कि अपने को पीछे रखो, अपने को हमेशा पीछे रखो। तो आई जो है वो पीछे आता है, तो यू, हिम एंड आई नहीं, पहले तो यू, ही एंड आई होगा। और ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो प्रीपोजिशन या वर्ब के बाद आता है, तो वहाँ हिम आने की ज़रूरत नहीं है। तो हिम के लिए सेंटेंस आप बिगिन कर रहे हैं, वर्ब तो यहाँ से आई है, तो वर्ब के पहले सब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्ट हिम की जगह ही हो गया। और जो मैंने आपको बताया कि आई सबसे पीछे रहता है, अपने आप को सबसे पीछे रखो, तो आई पीछे रहेगा। ये यहाँ भी याद रखिएगा, जैसे शीला एंड आई वेंट, तो ये करेक्ट है। इसमें आप आई नहीं कर सकते कि आई एंड शीला, ये इनकरेक्ट होगा। अपने को पीछे रखो, ये बात याद रखिएगा। हाँ, जब ऐसे सेंटेंस में जब आगे कोई पनिशमेंट या कोई गलत काम की बात करते हैं, तो 1 2 3 का ऑर्डर लगते हैं। जब आप निगेटिव सेंस में बात करें तो 1 2 3 है, जैसे आई, यू एंड ही वर पनिश्ड। ये अलग से है कि अगर पनिशमेंट हो, या जैसे रैन अवे फ्रॉम द स्कूल, एस्केप द स्कूल, इस तरह का कोई बात हो, तो ज़रूर जो है वो 1 2 3 चलता है। अदरवाइज एक नॉर्मल स्टेटमेंट है तो 2
2 3 1 का ऑर्डर होता है यू, ही एंड आई। और एक बेसिक बात याद रखिएगा कि अपने आप को पीछे रखना है, यानी आई को पीछे रखना है, ये भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आई डिवाइडेड दिस एप्पल बिटवीन ही एंड माई सेल्फ। देखिए बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हिम हो गया। और यहाँ रिफ्लेक्सिव आएगा नहीं, रिफ्लेक्सिव तो जब आई अकेला होता तो यहाँ तो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन जो है आई डिवाइडेड दिस एप्पल बिटवीन हिम एंड मी। He stole a bag and stole the dog. He stole a dog and sold the dog for ₹50। देखिए फिर वही बात है कि नाउन को आप 2 बार क्यों लिखेंगे व्हेन यू हैव ए प्रोनाउन। अब यहाँ पर बात कई बार स्टूडेंट कहते हैं डॉग के लिए क्या ही लगा सकते हैं या हिम लगा सकते हैं या इट कब लगाते हैं। तो एक ये बेसिक रूल है कि देखिए अगर वर्ड जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो उस वर्ड के लिए आप इट का यूज़ करते हैं। और अगर छोटा एनिमल है तो कुत्ता क्या होगा, ये एक्चुअली बेबी डॉग होगा, तो उसको चुराया आप नॉर्मली कोई 2-2.5 साल का बड़ा कुत्ता किसी का पेट हो तो उसको चुराना जो है वो ईजिली पॉसिबल नहीं है, छोटा पेट है उसको है। और यहाँ पर डॉग जो है वो जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि वो डॉग ही था या बीस था, एक नॉर्मल सी बात है, तो इसलिए इट लगा। अगर आप श्योर हैं कि ये डॉग ही है तो यहाँ पर हिम भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इट ये शो कर रहा है कि डॉग एक जर्नल वर्ड आपने यूज किया है, ना कि जेंडर को स्पेसिफाई किया है कि नहीं वो मेल डॉग ही था, फीमेल डॉग नहीं था। एक नॉर्मल सी बात है, छोटा सा एक पिल्ला है उसे चुरा के बेच दिया, तो ही स्टोल ए डॉग एंड सोल्ड इट। संतोष बीइंग ए पुअर मैन कैन नॉट बाई कॉस्टली क्लोथ। देखिए अगर मैं देखूं एक सेंटेंस, देखिए आपने खूब किया है जब आप इंटर में रहे होंगे। ही सॉ द डेंजर, ही रैन अवे। तो ऐसे में पहला सब्जेक्ट हटता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है और सेंटेंस आप दूसरा लिख देते हैं। तो सीइंग द डेंजर ही रैन अवे। अब अगर जरा इसको हाइपोथेटिकल सोचिए कि ही की जगह संतोष होता तो सेंटेंस क्या बनता, संतोष सॉ द डेंजर ही रैन अवे। तो यहाँ से संतोष ही दोबारा कब आएगा, क्योंकि पहले आपने संतोष लगाया। अब जब यहाँ से संतोष वर्ड इलोप होगा, संतोष हटेगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रोनाउन अपने आप नॉन एग्जिस्टिंग हो जाएगा। तो उस सेंटेंस में क्या बनेगा, सीइंग द डेंजर संतोष रैन अवे। तो इसी तरह से संतोष, ये सेंटेंस क्या है, अगर मैं इसके ओरिजिनल सेंटेंस को देखूं तो ये रहा संतोष बीइंग ए पुअर मैन, संतोष वॉज, ये बेसिक रहेगा वॉज अ पुअर मैन। और दूसरे में है ही कैन नॉट बाय, कॉस्टली क्लोथ। लिख नहीं रहा है, लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या किया, दोनों सब्जेक्ट है तो आपने इस सब्जेक्ट को हटाया, वर्ब को आईएनजी फॉर्म में दिया। तो बीइंग ए पुअर मैन, अब ये प्रोनाउन तो तभी इफेक्टिव है जब पीछे नाउन हो। अब नाउन तो आपने हटा दिया तो जाहिर सी बात है कि अब आप डायरेक्ट ही लिखेंगे तो वो एम्बिगस हो जाएगा किसको रिफर कर रहा है। तो अब पहली बार आ रहा है तो संतोष यहाँ आ गया, संतोष कैन नॉट बाई। तो ये हुआ बीइंग ए पुअर मैन, संतोष कैन नॉट बाई कॉस्टली क्लोथ्स। दो ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा, रेफरेंस में आपको ये बात समझ में आएगी। हु आर यू रेफरिंग टू, आप किसको रेफर कर रहे हैं, तो हु नहीं हुम आएगा, किसको, हुम आर यू रेफरिंग टू। Whom did you say was digging? Who did you say? किसके बारे में आप किस कह रहे हैं कि जो है वो ग्राउंड को डिग कर रहा था, खोद रहा था। सिंपल सेंटेंस है। ये भी पीटीआर में डालिए, याद रखिएगा ये सेंटेंस। जैसे अभी हम लोगों ने कहा था मेक योर मेंशन गलत है, बताया था बात। मेक क्या बनाया था, मेक अ मेंशन
ऑफ यू, ये इंग्लिश में सही इंग्लिश बनेगी। उसी तरह से टेक योर लीव, आपसे विदा लेता हूँ, तो टेक लीव ऑफ यू हो जाएगा, टेक योर लीव नहीं होगा। और ये खास तौर पे जो बच्चे जिन्होंने शेक्सपियर पढ़ी है वो ध्यान रखें, शेक्सपियर इस इंग्लिश को बहुत यूज़ करते हैं, नाउ आई शैल टेक योर लीव या दाई लीव। तो ठीक है, शेक्सपियर ने लिखा है वो ठीक है, शेक्सपियर अपनी जगह पर है, उसका जो ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन है वो हमें देखना पड़ता है। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ, इसकी इंग्लिश नाउ आई टेक लीव ऑफ यू ये बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसकी ये इंग्लिश नहीं बनेगी नाउ आई टेक योर लीव। जब ये कहाँ से कन्फ्यूज़न है वो भी मैंने बताया, क्योंकि शेक्सपियरियन लैंग्वेज नाउ आई टेक दाई लीव इस तरह से वो कई जगह यूज़ करते हैं, तो ठीक है वो अपनी जगह है, वो उनकी कोई प्रश्न नहीं है। ग्रामर के हिसाब से ये चीज़ इस तरह से लिखी जाती है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरह से बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन जो होता है योर्स, ये वन वर्ड है, इसमें एपोस्ट्रॉफी लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इज़ दिस बुक योर्स और माइन, तो इस वर्ड को प्रॉपर वे में उन्होंने लिखा है और इसमें कुछ नहीं किया है। आई डू नॉट लाइक यू टॉकिंग टू राधा, तो देखिए ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, खूब डिस्कस किया है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्टिव है और आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो ये वर्ड जो है वो पजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आएगा। आई डू नॉट लाइक योर टॉकिंग टू राधा, ठीक है। एक देखिए अगर ये नाउन होता तो ये पजेसिव हो जाता। ये सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट लाइक सीता टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, तो वही बात है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले अगर नाउन आ रहा है तो वो पजेसिव नाउन होना चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले अगर कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो पजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ सीता की जगह क्या लिखना पड़ेगा, सीता's टॉकिंग, पजेसिव लगाइए, अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए। मुझे पसंद नहीं है सीता का बात करना, तो उसी तरह से मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा बात करना, ठीक। मोहनीज लुक्स आर मोर चार्मिंग देन सुधास, ये सही है, ये उल्टा लिख गया। दैट ऑफ का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये उल्टा है, ये जो नीचे है ये इनकरेक्ट है और जो लिखा हुआ है वो करेक्ट है। मोहनीज लुक है तो सुधास लुक हो जाएगा, ये यहाँ पर करेक्ट है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दैट ऑफ का भी आपने देखा था, पहले हमने बताया था कि अगर कोई और नाउन ऑफ से जुड़ के आ रहा होता तो हम दैट ऑफ का यूज़ करते। नाउन के साथ अगला नाउन जो है वो पजेसिव लगा है तो आगे आप डायरेक्ट पजेसिव प्रोनाउन या नाउन जैसी सिचुएशन है वो आप डील करिए। दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये भी याद रखिएगा, ये वो आदमी है जिसके सारे बच्चे, जिसके सभी बच्चे, ऑल सन्स ऑफ हुम, ये याद रखिएगा, ये इंग्लिश ये आपको याद करनी पड़ेगी, अच्छी इंग्लिश है। जिसके सभी बच्चों की अंग्रेजी ऑल सन्स ऑफ हुम बनेगा। और इस तरह से और भी जो है, जिसके सभी भाई, तो ऑल ब्रदर्स ऑफ हुम, यहाँ हुज मत लगाइएगा, हुज ऑल ब्रदर्स नहीं, ऑल ब्रदर्स ऑफ हुम, जिसके सभी भाई, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वन होता है उसका जो पजेसिव केस है वो वंस होता है, इस तरह से लिखा जाता है। तो वन आर्ट टू डू हिज नहीं, वन के लिए हिज नहीं आता, वन का अपना पजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ एवरी वन के लिए हिज आता है, एवरी वन आर्ट टू डू हिज ड्यूटी, लेकिन वन आर्ट टू डू या वन शुड डू वंस ड्यूटी, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम्स में आया, इसको याद रखिएगा। वन का जो पजेसिव प्रोनाउन है वो ONE अपॉस्ट्रोफी S वंस होता है। अच्छा, ये वर्ड में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ONCE वंस, ये एडवर्ब है जिसका मतलब है एक बार, वंस देयर वाज अ किंग, एक बार की बात है। तो ये याद रखिएगा, वन सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव है और कौन सा है, इंडेफिनिट है। इसका जो पजेसिव केस बनता है वो वंस बनता है।
ये बताया था। अब एवरीवन का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हिज बनता है। एवरीवन का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो हिज बनता है। और ये एक अलग से मैंने आपको पिछले टर्न पे, पिछली क्लास में आपको ये बात समझाई थी कि क्वेश्चन टैग लगाने पर एवरीवन के साथ को हम दे की तरह ट्रीट करते हैं, ये बात अलग से है। एवरीवन वेंट देयर, तो डिंट दे इसका टैग बना था। अदरवाइज जर्नली जो एवरीवन है उसके लिए आप हिज लगाते हैं। अगर यहाँ वन होता तो वन शुड लव वंस कंट्री, लेकिन एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। पहले ऐसा भी कर देते थे, पुरानी किताब अगर पढ़ें, हिज ऑब्लिक हर भी कर देते थे। कुछ लोग हिज और हर भी कुछ किताबों में करते थे, लेकिन अब जो मॉडर्न डे ग्रामर है उसमें एवरीवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, इनके लिए हम डायरेक्ट हिज को ही यूज़ करते हैं अगर जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। जैसे अगर जेंडर स्पेसिफाई है तो आपको पता है कि आप जो एवरीवन जिन लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ वीमेन है, तो आप हर लगाएंगे। जैसे एवरीवन इन द ब्यूटी कॉन्टेस्ट वॉज प्रेजेंटिंग हर सेल्फ बिफोर द ऑडियंस। अब यहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में जाहिर सी बात है, इमीडिएटली हमारे दिमाग में बात है कि इस वक्त बात सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की हो रही थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर जेंडर स्पेसिफाई नहीं है तो एवरीवन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिज होगा। अगर फीमेल जेंडर, फेमिनाइन जेंडर को स्पेसिफाई किया गया है सेंटेंस में तो एवरीवन के लिए हर का यूज़ किया जाएगा। ये दो पुराने तरीके हैं, अब इनको कोई याद नहीं लगता, ठीक है। एवरी ऑफ, ये भी बात, ये सेंटेंस डायरेक्ट याद रखिएगा। देखिए हमारे पास ईच ऑफ होता है, आइदर ऑफ होता है, नाइदर ऑफ होता है, नन ऑफ होता है, सम ऑफ होता है, ये सब होते हैं, बोथ ऑफ होता है। ये सारे एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन हैं, लेकिन वी डोंट हैव एनी एक्सप्रेशन लाइक एवरी ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दिमाग में रखिएगा कि एवरी ऑफ करके कोई एक्सप्रेशन इंग्लिश में नहीं होता। या तो इसको आप इस तरह से एवरी वन ऑफ कर सकते हैं या ईच ऑफ कर सकते हैं। अगर इसमें करेक्शन हो तो दो करेक्शन पॉसिबल हैं, एक तो एवरी ऑफ की जगह ईच ऑफ कर सकते हैं, और अगर दूसरा मान लीजिए आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और ईच ऑफ नहीं दिया है तो फिर एवरी वन ऑफ दिया होगा। ध्यान रखना इस बात को कि एवरी ऑफ इज नो एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, ये कोई अंग्रेजी नहीं होती है। उसको या तो आप ईच ऑफ से को चेंज कर दीजिए या फिर आप एवरी वन ऑफ का यूज करें, ठीक है बच्चों। योर नीड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ माइन, तो जाहिर सी बात है योर नीड के लिए माइन वर्ड आ गया। योर आपकी ज़रूरत मेरी ज़रूरत से बड़ी है, तो मेरी ज़रूरत के लिए अगर क्या लिखेंगे, पहला एक्सप्रेशन आएगा माई नीड, और फिर वो जो आपकी बेसिक है वो याद करेंगे कि नाउन जो है अगर रिपीट हो रहा है और उसके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो दोनों वर्ड को हटा करके हम पजेसिव प्रोनाउन लगा देते हैं। तो योर नीड इज़ ग्रेटर देन माइन। नीड यहाँ पर नाउन की तरह से यूज़ हुआ है, नीड वर्ब भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे यू नीड नॉट, तो यहाँ नीड क्या है, वर्ब है, लेकिन योर नीड, माई नीड, यहाँ पे नीड क्या है, नाउन है। माई कोट इज़ लॉन्गर देन यू, तो देखिए यू नहीं होगा, माई कोट इज़ लॉन्गर देन पहला हमारे दिमाग में आता है योर कोट, प्रॉपर आप करें, मेरा कोट आपके कोट से लंबा है। कोट कोट यानी नाउन रिपीट हुआ, उसके पहले क्या लगा हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। नाउन अगर रिपीट होता है किसी सेंटेंस में और उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव हो तो दोनों वर्ड को हटा करके आप पजेसिव प्रोनाउन लगा दीजिए। This is the pen that was presented to me by मयूरी। देखिए पेन नॉन लिविंग है, इसके लिए दैट लगा है। विच बेटर ऑप्शन है यहाँ पे, मैं ये कहूँगा, ये नहीं यहाँ पे कहना उचित होगा कि यहाँ पे दैट गलत है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये ज़रूर है कि विच इसका इम्प्रूवमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने अभी आपको एक बार बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा इस पर कि आप कैसे दैट और विच को
डिफ्रेंशिएट करें, उसमें ये चीज़ आपको थोड़ा सा है। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, दैट करेक्शन नहीं, अगर दैट बना भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं है, विच भी यहाँ पर नॉन लिविंग के लिए परफेक्ट है, ये अच्छा है। संगीता एंड माई सेल्फ वेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट में काम नहीं करेगा, वो वर्ब के बाद ही काम करेगा। सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, संगीता एंड आई, और यही मैं आपको कहना चाहता था कि आई को पीछे रखिए। अगर ये सेंटेंस मैं ये ऐसे लिख दूं तो ये अभी भी गलत है। आई एंड संगीता वेंट टू द सोना कैंपस, कॉम्प्लेक्स, ठीक है कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, सोना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था यहाँ पे। तो संगीता एंड आई सही है, आई एंड संगीता जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। यू एंड अहमद हैव वेस्टेड दियर मनी। देखिए अभी हम बता रहे थे यू एंड आई हो या यू एंड अहमद हो, यू एंड संगीता हो, तो ये तो ले दे करके यू ही बनाना बच्चों, तुम और मैं तो हम बनता है, लेकिन तुम और वह या तुम और अहमद, तुम और शालिनी, तुम और संगीता, तो ये तुम दोनों बन गया। तो यू एंड अहमद का जो फाइनल का वो आया वो यू का ही इंप्रेशन आया, तो दियर नहीं आएगा, योर मनी आ जाएगा। द पीपल दैट कॉल्ड यस्टरडे वांट टू बाई द हाउस, तो वही एक बेसिक बात है कि पर्सन के लिए हु और नॉन लिविंग के लिए विच लगाते हैं, तो ये इंटरचेंज, ये दैट भी यहाँ पर उतना इनकरेक्ट नहीं है, हु जो है वो और प्रॉपर हो गया। ये कहिए कि ये करेक्शन नहीं हुआ, ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। बाकी इसके बारे में फिर कह रहा हूँ, एक बार मैं आपको बहुत अच्छी तरह से ज़रूर बताऊँगा और बहुत ही जल्दी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से बच्चों आज की क्लास कंप्लीट हुई। होप आपने कुछ नया सीखा, क्लास को एंजॉय किया। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।